इतिहास के हर काल के सबसे घातक हथियार इस प्रकार हैं। पाषाण युग। जब इंसान गुफाओं में सोते थे, तब एक दूसरे को मारने के विकल्प आज जितने रोमांचक नहीं थे। पाषाण युग के अधिकांश समय में आपका सबसे अच्छा हथियार बस एक पत्थर था। वे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी थे। एक पत्थर से एक ही जोरदार प्रहार से इंसान की खोपड़ी अंडे की तरह फट जाती थी। वे दूर से भी बहुत खराब नहीं थे। आखिरकार किसी को एक शानदार विचार आया कि एक छड़ी के सिरे पर एक नुकीला पत्थर रखा जाए और उसे भाला कहा जाए। फिर करीब 70,000 साल पहले एक आदमी ने कहा, यार, मुझे उस आदमी से नफरत है, लेकिन वह बहुत दूर है कि उसे भाले से नहीं मारा जा सकता या उस पर पत्थर भी नहीं फेंका जा सकता। हाँ, आप चूक गए। इस तरह के सरल हथियार वास्तव में हमारे इतिहास में एक प्रजाति के रूप में हमारे पास मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में सभ्यताओं का विस्तार हुआ, हथियारों को और अधिक उन्नत बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांस्य युग। उदाहरण के लिए मकवेल को ही लीजिए, जो मध्य अमेरिका में एज़टेक सभ्यता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राचीन हथियार था। इस हथियार में एक लकड़ी के डंडे और किनारों पर नुकीले ओब्सीडियन ब्लेड वाले 1 दर्जन छोटे खंजर होते थे, ताकि एज़टेक के दुश्मन इस हथियार से होने वाले घावों से बच न सकें। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ। एक कम प्रभावी हाथापाई हथियार जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, वह है त्रिशूल। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। कितना रोमांचक है। लेकिन रोमन कोलिजियम में इसका इस्तेमाल एक प्रकार के ग्लैडिएटर के प्राथमिक हथियार के रूप में भी हुआ, जिसे रेटेरियस कहा जाता था। रेटेरियस पारंपरिक रूप से एक त्रिशूल, एक छोटा खंजर और मछली पकड़ने का जाल रखता था, और उनके पास बहुत कम या कोई कवच या कपड़े नहीं होते थे। वे अपने से कहीं अधिक कवच वाले लड़ाकों के साथ मुकाबला करते थे और अपनी गति और चपलता का उपयोग अपने दुश्मनों के हमलों को चकमा देने और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते थे। साथ ही उन पर अपने त्रिशूल से वार करने की भी कोशिश करते थे। त्रिशूल से आमतौर पर छोटे मोटे घाव ही होते थे, जिससे दर्शकों का मनोरंजन हो सके। बहरहाल, कांस्य युग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार गोफन, तलवार और भाले थे, जिनमें मिस्र के कोपेश और ढाल भी शामिल थे। ये हथियार आमने सामने की लड़ाई में तो काम आते ही थे, लेकिन सेना में इस्तेमाल होने पर ये और भी बेहतर होते थे। हर सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता था और उसे कोई नहीं रोक सकता था। इस तरह के हथियार लोगों या सेनाओं के बीच लड़ाई के लिए तो अच्छे थे, लेकिन मध्य युग में किलेबंद किलों पर कब्जा करने के लिए ये उतने कारगर नहीं थे। जरूरत ही आविष्कार की जननी है, और जब किसी महल में घुसकर दुश्मनों को बेरहमी से मारना हो, तो सबसे पहले घेराबंदी के हथियारों का आविष्कार किया जाता था। ये बहुत बड़ी मशीनें होती थीं, जिन्हें कई सैनिक चलाते थे और राजाओं के सपनों को चकनाचूर करने में माहिर होते थे। घेराबंदी के इतने सारे हथियार थे कि मैं उन सभी को इस एक वीडियो में शामिल नहीं कर सकता, तो मैं बस अपने पसंदीदा के बारे में बताता हूँ। घेराबंदी का हुक एक बड़ा उपकरण था जिसका उपयोग दीवार को गिराने के लिए किया जा सकता था। प्रभावी और बहुत सरल। 4 सितारे। ट्रेबुचे प्राचीन चीन में आविष्कार किया गया एक उपकरण था। गुलेल से बड़ा और अधिक घातक, ये 200 पाउंड वजनी पत्थर को 275 मीटर या लगभग 3 फुटबॉल मैदानों तक फेंक सकता था। बहुत डरावना। 5 सितारे। बैलिस्टा मूल रूप से एक विशाल विनाशकारी क्रॉसबो था। क्रॉसबो पहले से ही अच्छा है, और इसे बड़ा करना मेरी नज़र में एक अच्छा विचार है। 5 सितारे। बैटरिंग रैम एक लॉक था जिसे सैनिकों का एक समूह पकड़ता था, और वे इसका उपयोग दीवारों और दरवाजों पर तब तक करते थे जब तक कि वे टूट न जाएं। आप इसे हथियार कैसे कह सकते हैं? यह प्रभावी हो सकता है, लेकिन सोचिए इसका उपयोग करना कितना कष्टप्रद होता। अपनी त्वचा में छर्रे चुभने की कल्पना करें, अपनी आंखों को परेशान करने वाली लकड़ी की गंध और दर्द की कल्पना करें यदि आप सभी इसे अपने छोटे पैर की उंगलियों पर गिराते हैं। इस तरह की तकनीकों ने जमीन पर सेना को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। वहीं दूसरी सभ्यताएं समुद्र से आने वाले दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार बनाने में व्यस्त थीं। ग्रीक आग का आविष्कार हुआ। यह एक चिपचिपा मिश्रण था जिसे घंटों तक जलाया जा सकता था, यहाँ तक कि पानी में भी रखा जा सकता था। यह आम समुद्री युद्धक के लिए बहुत खतरनाक था। रोमन नाविक इस ज्वलंत मिश्रण को ट्यूब के जरिए या हैंड ग्रेनेड में भरकर अपने दुश्मनों के जहाजों पर फेंक देते थे। ग्रीक आग इतनी असरदार थी कि बाइजेंटाइन साम्राज्य अपने दुश्मनों को इसे बनाने की विधि का पता नहीं चलने दे सकता था, और इसलिए यह एक बेहद गोपनीय रहस्य बन गया। आज भी हम यह नहीं जानते कि इसे कैसे बनाया गया था, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि यह एक आधुनिक ज्वलनशील तरल पदार्थ नेपल्म जैसा ही है। इतिहास में अब हम उस हथियार के आविष्कार पर चर्चा कर सकते हैं जिसने युद्ध लड़ने के तरीके को बदल दिया और एक प्रजाति के तौर पर हमारे अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हथियार है बंदूक।
आधुनिक बंदूकें लोगों को मारने में बहुत कारगर हैं। किसी भी अमेरिकी तीसरी कक्षा के बच्चे से पूछिए, वे आपको बता देंगे। 950 में प्राचीन चीनियों ने एक पारंपरिक भाले के सिरे पर बारूद की एक नली लगाने का फैसला किया। जब इसे जलाया जाता था तो नली एक सिरे से हमलावर के शिकार पर आग उगलती थी। बाद में उन्होंने बारूद में मलबा और छर्रे मिलाए जो नली से बाहर निकलते थे। यह फायर लांस है और यह मूल रूप से एक भाला, एक आग फेंकने की मशीन और दुनिया का पहला बंदूक हथियार है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज का शिकार बनना पसंद नहीं करूंगा। इस समय ने हथियारों के निर्माण में एक नए स्तर के नवाचार और क्रूरता के लिए मंच तैयार किया। लक्ष्य अब केवल अपने दुश्मनों को मारना नहीं था, यह सबसे तेज और सबसे विनाशकारी तरीके से किया जाना था जिससे अकल्पनीय दर्द और पीड़ा हो और कोई भी आपसे लड़ने से डर जाए। जैसा कि इतिहास गवाह है, इस तरह की चीजें केवल बदतर ही होती गईं। विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ने हमारी प्रजाति के हिंसक संघर्ष के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। औद्योगिक क्रांति कुछ दशक पहले ही समाप्त हुई थी और मानवता के पास हत्या के उद्देश्य से आजमाने के लिए बहुत सी नई तकनीकें थीं। प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों ने मशीन गन और ग्रेनेड में भारी प्रगति देखी, साथ ही टैंक और युद्धक विमानों का आविष्कार किया जिससे लड़ाई आसमान तक पहुंच गई। लेकिन ये उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे भयावह हथियार नहीं थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल्पना कीजिए कि आप खायों में एक सैनिक हैं। आपने कुछ दिनों से कोई कार्रवाई नहीं देखी है और आप और आपके साथी लड़ाके आराम कर रहे हैं। आप बारी बारी से पहरा देते हैं, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए कोई दुश्मन गतिविधि नहीं है। हालांकि अचानक आपका पहरेदार आपका ध्यान आकर्षित करता है। क्षितिज पर पीले भूरे रंग का धुआं का एक विशाल बादल है जो खतरनाक गति से हवा के साथ आपकी ओर बह रहा है। आप एक प्रशिक्षित योद्धा हैं, इसलिए सामान्यतः आप डरेंगे नहीं। लेकिन इस केस में गोली चलाने के लिए कोई दुश्मन नहीं है। आपके पास इस नए आतंक से भागने का एकमात्र मौका है और आप भागते हैं। यह काफी नहीं है। आप पूरी तरह से गैस से घिर जाते हैं और आपकी त्वचा पर छाले पड़ने लगते हैं और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। सांस लेना बहुत तकलीफदेह हो जाता है और आप चिल्लाते हैं। आपके साथी सैनिक भी हैरान और भ्रमित हैं। अगर आप में से कोई किसी तरह इस सरसों गैस के बादल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है तो वह हफ्तों तक इसके प्रभाव को झेलता रह सकता है। सूजे हुए फेफड़े, छाले वाली त्वचा, उल्टी और अंधापन, इससे पहले कि आप अंततः मौत के घाट उतर जाएं। प्रथम विश्व युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा कई प्रकार के गैस हमलों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी सरसों गैस से ज्यादा भयावह नहीं था। अंततः अंतर्राष्ट्रीय संधि कानूनों ने युद्ध में जहरीली गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसके प्रभाव बहुत अमानवीय थे। एक ऐसे युद्ध में जिसने 20 मिलियन लोगों की जान ले ली, ये कुछ कहना है। प्रथम विश्व युद्ध वास्तव में सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध था, जब तक कि एक ऑस्ट्रियाई चित्रकार ने कुछ बहुत ही भयानक काम करने का फैसला नहीं किया। जहरीली गैसों का इस्तेमाल तब भी किया जाता था, हालांकि थोड़े अलग संदर्भों में। किसी भी अन्य युद्ध की तरह द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ। ये कुछ समय तक लड़ा गया। अनगिनत लोग चीखते चिल्लाते मर गए और फिर खत्म हो गया। हालांकि जिस तरह से यह युद्ध समाप्त हुआ वह पहले या बाद में लड़े गए किसी भी युद्ध से मौलिक रूप से अलग था। आखिरी हथियार की कहानी यह है। चीजों को सरल शब्दों में कहें तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हथियारों की होड़ में थे। दोनों ही हाल ही में खोजी गई परमाणु तकनीक का उपयोग करके बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी बम। इतना बड़ा और विनाशकारी बम की युद्ध में शामिल दूसरे पक्ष के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब यूरेनियम 235 नामक तत्व को पर्याप्त रूप से संपीड़ित किया जाता है तो यह एक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जिससे घातीय मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है और इस तरह एक भयानक विस्फोट होता है। अमेरिकियों ने सबसे पहले यह पता लगाया कि इसे बम में कैसे इस्तेमाल किया जाए और यह बिना किसी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के इसे संभव बनाने के लिए मर मिटने के बिना नहीं था। लिटिल बॉय युद्ध में इस्तेमाल किए गए पहले परमाणु बम का कोड नाम था। इसका वजन 9000 पाउंड था और इसे 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। शुरुआती विस्फोट में हजारों नागरिक मारे गए और बाद में विकिरण बीमारी से अनगिनत लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर 1 महीने से भी कम समय में समाप्त हो गया। आपकी छोटी मूंछें कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, आप उस दुश्मन से नहीं लड़ सकते जो आसमान से आप पर मौत का कहर ढा सकता है, जब तक कि आप उस पर सीधे तौर पर मौत की बारिश न कर सकें। दुनिया भर के देश सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी बम बनाने के लिए परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो गए। जल्द ही पता चला कि विखंडन के बजाय परमाणु सम्मलन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी थी। यह वही प्रक्रिया है जो तारों के कोर में अरबों वर्षों तक लगातार होती रहती है
जिसे पृथ्वी पर 1 सेकंड के अंश के लिए फिर से बनाया जाता है। मानवता द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली विस्फोटक जार बॉम्बा कहलाता है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया और 30 अक्टूबर 1961 को इसका परीक्षण किया गया। इस विस्फोट से उत्पन्न विनाशकारी मौत का बादल 67 किलोमीटर ऊंचा था या एक दूसरे के ऊपर रखे 8 माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा था। अपने सभी भयावह रूपों में परमाणु बम शायद मानवता के लिए आखिरी हथियार है जिसकी कभी आवश्यकता होगी। इसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है सिवाय इस डर के कि आपका दुश्मन अपने बमों से जवाबी हमला करेगा, और इसलिए आगे कोई विकास वास्तव में आवश्यक नहीं है। शायद इस अंतिम दुष्स्वप्न के साथ मानवता के लिए एक प्रजाति के रूप में आगे बढ़ने का समय आ गया है। एक दूसरे को मारना बंद करें और वास्तव में उत्पादक और सार्थक